हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्या हाल चाल? आई होप सब बढ़िया होगा। और वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया, एक्चुअली थोड़ा सा काम में फंस गया था मैं। तो हम लोगों ने जो बात कर ली थी वो हम लोगों ने मिरर तक कंप्लीट कर ली थी कि सबसे पहले प्लेन मिरर की बात करी, फिर स्फेरिकल मिरर की बात करी। अब हम लोग जो बात करेंगे वो है रिफ्रैक्शन के बारे में। हम लोगों ने रिफ्लेक्शन की थोड़ी सी चर्चा करी है। अब बात करते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन क्या फिनोमिना था? हमने दो तरह के फिनोमिना देखे थे। लाइट जब किसी सरफेस पे गिर रही थी तो कुछ भाग लौट रहा था, कुछ भाग अंदर की तरफ जा रहा था। तो अंदर की तरफ जाने वाले फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, और जो वापस लौट रहा था उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है ना? तो दो तरह के फिनोमिना हमने पढ़ने हैं। तो हम लोग रिफ्लेक्शन तक थोड़ा थोड़ा कंप्लीट कर चुके थे। अब बात आती है रिफ्रैक्शन की। किसकी? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या फिनोमिना था? कुछ इस तरह से होता है हमारे पास कि अगर एक सरफेस है और उस पर कोई लाइट गिरती है, और मान लो ये परपेंडिकुलर है हमारे पास, थोड़ा सा विजिबिलिटी इसकी रहते हैं। तो मान लो इस पर कोई एक लाइट बीम इस तरह से गिरती है ना? तो लेट अस सपोज ये आपका एक डेंसर मीडियम है और ये आपका एक रेरर मीडियम है ना? तो जब लाइट बीम इस पे गिरती है तो जब ये डेंसर मीडियम में जाती है तो ये जो हमारा परपेंडिकुलर है, जो नॉर्मल है, इसके तरफ थोड़ा सा झुक जाती है। ये थोड़ा सा झुक जाती है। मान लो आई एंगल पर आकर के गिर रही थी, आर की तरफ से वापस निकलती है। तो ये सिंपल सा फिनोमेना आपने सीखा होगा 9th 10th क्लास से कि इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है? लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना रिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है? ये बात अपने को पता है। ओके, नया क्या है? नया क्या सीखेंगे? कुछ अभी तो फिलहाल थोड़ी थोड़ी बातें पुरानी ही रिवाइज करेंगे। मान लो ये मीडियम था हमारे पास n1 और ये मीडियम था n2। n1 n2 क्या है? इन मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है? तो हमारे जिस तरह से रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं उसी तरह से रिफ्रैक्शन के दो लॉज होते हैं। पहला नियम ये होता है हमारे पास कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल एट इंसिडेंट पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज लाई इन अ सेम प्लेन। सिंपल सी बात है, ये एक प्लेन में लाई करते हैं। ये नहीं है गिर इस तरह से रही है और वापस इस तरह से निकल रही है ना, इस तरह से निकल के इधर चली गई, ऐसा नहीं, एक प्लेन में ही लाई करेगा। ठीक है ना? ये सब सारी चीजें एक प्लेन में लाई करती है। ये सिंपल सा पहला नियम होता है। और जो दूसरा नियम होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में भी जो हेल्प करता है, दैट इज स्नेल्स लॉ। दैट इज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है हमारे पास कि अगर n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां से रे आ रही है, और n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें रे जा रही है, और i एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड r जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो हमारे पास स्नेल्स लॉ जो होता है वो ये बोलता है कि n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। दिस इज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोल रहा है कि n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, जहां पे n1 क्या है? उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से रे आ रही है। क्या मेरी बात क्लियर है? और n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रे जा रही है, जिसमें रे जा रही है। क्या यहां तक बात क्लियर है? ये सिंपल सी बात अगर आप याद रखेंगे तो इससे क्वेश्चन सॉल्विंग में बड़ी आपको हेल्प मिलने वाली है। किस तरह से? देखो ध्यान से समझो मेरी बात को। आपको सिंपल सा ये जरूर याद रखना है कि n1 उस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां पे जहां से रे आ रही है। आपको इस तरह से नहीं याद रखना है कि पहले वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 और दूसरे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। ऐसे नहीं, इस तरह से अगर आप याद रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्विंग में काफी हेल्प मिलने वाली है। ये कैसे? ये भी मैं आपको धीरे धीरे आगे आने वाले टाइम में बताऊंगा। ठीक है? ये बात हम लोगों ने करी रिफ्रैक्शन की। क्या होता है? बेसिक से रिफ्रैक्शन है। मान लो हमारे पास एक ये दिया हुआ है कि एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, वो है हमारे पास √3। और आपसे बोल दिया गया कि एक मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n इज इक्वल टू 1, यानी एयर, यहाँ से रे आ रही है। बताओ अगर वो आपका 45 डिग्री पर गिरती है, अगर वो 45 ना लेकर के आप इसको आप ले लीजिए 60 डिग्री पर गिरती है, तो बताइए इधर से कितने एंगल पर निकलेगी? ये जो इधर से निकल रही है कितने एंगल पर निकलेगी? ये जो आर है आपका, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास? सिंपल सी बात। तो हम क्या करेंगे, इसमें स्नेल्स लॉ लगाएंगे। और स्नेल्स लॉ क्या बोलता है हमारे पास? n1 sin i, n1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इसका। तो इसको क्या कर लेते हैं? इसको n1 मान लेते हैं। और n2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? जिसमें रे जा रही, जा किसमें रही? इसमें। इसको
इसको हम n2 कर लेते हैं। हम जानते हैं n1 साइन आई यानी n1 यानी 1 साइन आई यानी साइन 60 इज इक्वल टू n2 क्या है हमारे पास √3 इंटू साइन आर की वैल्यू में निकालनी है। साइन 60 की वैल्यू मेरे पास होती है 1√3/2 √3/2 इज इक्वल टू √3 साइन आर। √3 ने √3 को मार दिया, यहाँ आ गया 1/2। साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती है? साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 30 डिग्री। यानी अगर 60 पे गिरेगी तो 30 पे बाहर निकल जाएगी, 60 पे गिरेगी तो 30 पे बाहर निकल जाएगी, 30 पे बाहर निकल जाएगी। अच्छा भाई, ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? क्या कोई समस्या यहाँ तक? क्या कोई समस्या यहाँ तक? आई होप नहीं होगी। अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने बिल्कुल बेसिक सी बात करी है रिफ्रैक्शन की। अब क्वेश्चंस अच्छे बनने कहाँ से शुरू होते हैं? कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा अच्छे बनने शुरू होते हैं? बात शुरू होती है हमारे पास एपरेंट डेप्थ से। कहाँ से? एपरेंट डेप्थ यानी आभासी गहराई। आपने देखा होगा कि जब भी हम एक बाल्टी लेते हैं, एक बाल्टी में हम सिक्के को डालते हैं और सिक्का जब हम ऊपर से देखते हैं तो वो हमें कुछ ऊपर दिखता है। ये नहीं कि जहाँ पर हमें सिक्का हमने डाला था उसी गहराई पर दिखता है, ऐसा नहीं होता है। वो कुछ ऊपर दिखता है। कितनी गहराई ऊपर दिखता है, ये बात हमें करनी। दैट इज कॉल्ड एपरेंट डेप्थ। मतलब जो एक्चुअल डेप्थ थी वहां पे हमको नहीं दिखेगी इमेज, हमें कहाँ पर दिखेगी? कुछ एक दूसरी डेप्थ पर दिखेगी। उस जो दूसरी डेप्थ है उसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ, वही हमें निकालनी है। ठीक है, तो वो हमारा अगला टास्क है। तो बात करते हैं एपरेंट डेप्थ की। एक्चुअल में किस तरह से हम इसको समझेंगे, देखो ध्यान से। क्या चीज? एपरेंट डेप्थ, आभासी गहराई। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? आभासी गहराई। आभासी मतलब जो हमें प्रतीत हो रही है, एक्चुअल में तो कुछ अलग है लेकिन हमें प्रतीत कुछ अलग हो रही है। किस तरह से समझेंगे, देखो ध्यान से। मान लो हमारे पास ये एक तालाब था, ठीक है, और यहाँ पर तालाब में हमने एक सिक्का डाल दिया। ये मान लो हमारे पास एक बाल्टी थी, उस बाल्टी में हमने सिक्का डाल दिया, ये सिक्का पड़ा हुआ है, ठीक है, और ऊपर से हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारी आँख है, ठीक है। इस तरह से मान लो इसको, ठीक है, इस तरह से मान लो। जो भी है ये भूत की आंख लग रही है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, ये एक अजम्पशन यहाँ पर मान के ये चल रहे हैं कि जो हमारी आंख है वो बिल्कुल सरफेस के पास रखे हुए। यहाँ मैंने दिखाई जरूर दूर है लेकिन वो इस तरह से दिखाई है क्योंकि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो। अब इस आंख को मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ। बड़ा क्यों बना रहा हूँ उसको देखना, क्योंकि हमें रेज देखनी है कि किस तरह जाती है। हालांकि छोटा बनाएंगे तो रे डायग्राम उतना क्लियर नहीं होगा। तो मान लो ये हमारी आंख है, ये क्या हमारे पास आंख है, और ये किस भूत की आंख है? तो ये भूत की ही आंख है, बढ़िया सी आंख है ये, है ना, इस तरह से आंख है। ओके भाई, तो हमने क्या करना है, देखो ध्यान से। मान लो ये जो हमारे पास इसकी गहराई थी, ये गहराई है कुछ d, ठीक है। अच्छा, और ये कुछ गहराई इधर से हम एक नॉर्मल डाल लेते हैं, ठीक है। हमें ये इस गहराई पे देखना चाहिए था। अब देखो एक्चुअल में क्या होता है। मान लो यहाँ से एक रे चली, यहाँ से एक रे चली इस तरह से गई, ठीक है। क्या ये मीडियम आपका डेंसर मीडियम है? बिल्कुल डेंसर मीडियम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका पानी भरा हुआ और यहाँ पर क्या है, एयर है, तो ये आपका रेयर मीडियम है। बात क्लियर? क्या ये जब यहाँ पर अगर हम एक नॉर्मल खींचेंगे, यहाँ पर अगर हम एक नॉर्मल खींचेंगे तो यहाँ पर ये नॉर्मल हो गया। अब जब भी हमारी जो रे है वो डेंसर से रेयरर में जाती है, यानी एक घने जगह से एक हल्की फुल्की जगह में जाती है, तो वो आपका नॉर्मल से दूर हटती है। जब हमने देखा कि वो रेयरर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ जाएगी, लेकिन जब डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगी तो वो नॉर्मल से दूर हटेगी, इस तरह से, इस तरह से दूर हट गई थोड़ा सा, ठीक है। तो हमें क्या लगेगा, अब ये हमारी रे जो है वो आंख में गई जाएगी। आंख मैंने फिर भी थोड़ी सी छोटी बनाई है, तो आप समझ लो कि ये पूरी यहाँ तक आंख थी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से जाएगी, ठीक है, आंख पर जाकर के पड़ रही है। ओके भाई, तो आंख क्या लगेगा कि ये रे जो आ रही है वो यहाँ से नहीं, यहाँ कहीं से आ रही है। इसको अगर हम पीछे बढ़ाएंगे थोड़ा सा, इसको अगर हम थोड़ा सा पीछे बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाया हमने, तो हमें क्या लगा कि जो रे आ रही है वो यहाँ कहीं से आ रही है। तो जो हमें सिक्का है वो यहाँ ना दिख करके कहाँ दिखेगा, यहाँ पर। क्या बात समझ आई है कि एक्चुअल में जो आंख को ये नहीं दिखता है, ये दिखता है, ये आपकी होती है एपरेंट डेप्थ। दिस इज कॉल्ड एपरेंट डेप्थ डी प्राइम। डी प्राइम क्या है यहाँ पर? एपरेंट डेप्थ। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, अब किस तरह से इसको हम निकालेंगे, देखो। मान लो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया कि है n1, ठीक है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया हमने n2।
क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें करना क्या, देखो ध्यान से, ये एंगल है आई, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाता है, ये एंगल है आई और ये एंगल है आर, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये एंगल अगर आर है तो अगर ध्यान से आप देखें तो ये वाला एंगल कौन सा, ये वाला एंगल, जी जो येलो कलर से बना रहा हूँ, ये वाला एंगल, ये भी आपका आर होगा, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये एंगल, और ये एंगल भी आर होगा। और जब ये लाइंस दोनों पैरेलल हैं तो ये आपकी इसकी तिरछी काट रही है, तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर होगा। तो अगर ये आर है तो ये पूरा आर है, और ये आर है तो ये वाला भी आर है। अब इस वाले को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बात समझ आ गई अपने को। ओके, मान लो ये दूरी आपकी है एक्स, क्या है, एक्स। अब आपको दो ट्राइंगल लेने हैं। दो ट्राइंगल कौन कौन से लेने हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले तो इसमें स्नेल्स लॉ लगाना है। स्नेल्स लॉ क्या होता है हमारे पास? स्नेल्स लॉ क्या होता है हमारे पास? लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? स्नेल्स लॉ। क्या होता है हमारे पास? n1 साइन आई, n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर, है ना, ये होता है हमारे पास स्नेल्स लॉ। n1 किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? जिसमें से रे जा रही है, यानी यहाँ इसमें से जा रही है, और जिसमें जा रही है वो ये वाला है, ठीक है, जहां से आ रही है और जिसमें जा रही है हमें पता है, ठीक है, आई आर हमें सब पता है। अब हम यहाँ पर एक चीज मान करके चलते हैं, क्योंकि मेरी आंख जो होगी वो तो छोटी होगी, आंख तो होगी वो छोटी होगी, तो एक तरह से हम ये भी मान के चलते हैं कि जो ये जो दिखाया है ये बहुत जूम इन में है, लेकिन हो सब बहुत थोड़ी सी जगह में रहा है, हो सब बहुत पतली सी जगह में रहा है ना। तो हम मान के चलते हैं आई और आर बहुत छोटे हैं, आई एंड आर आर स्मॉल, आई आर आर स्मॉल, ठीक है। अगर ये स्मॉल है तो क्या हम लिख सकते हैं कि साइन आई इज इक्वल टू टैन आई इज इक्वल टू आई, एंड साइन आर इज इक्वल टू टैन आर इज इक्वल टू आर। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? तो हम यहाँ साइन आई की जगह टैन आई और साइन आर की जगह टैन आर लिख सकते हैं, अर्थात हम यहाँ पे कर देंगे n1 टैन आई इज इक्वल टू n2 टैन आर, टैन टैन आर टैन। ओके, अब टैन आई निकालने के लिए हमें कौन सा ट्राइंगल लेना है? अच्छा देखो ध्यान से, ये एंगल है आई, तो क्या ये वाला एंगल भी होगा आई? क्या यहाँ तक बात क्लियर है? क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, तो टैन निकालने के लिए हमें क्या करना है? टैन आई निकालने के लिए हमें ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ये क्या दिख रहा है, ये, यानी अगर हम इस ट्राइंगल में लेंगे, देखो ध्यान से, टैन आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? टैन आई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? एक्स, और बेस कितना है हमारे पास? डी, तो एक्स बाई डी। सिमिलरली टैन आर कितना आ जाएगा दूसरे वाले ट्राइंगल में? कौन सा दूसरा वाला ट्राइंगल? ये इसमें टैन आर कितना आ जाएगा? एक्स बाई डी प्राइम, एक्स बाई डी प्राइम, ठीक है। रख दो यहाँ पे वैल्यूज, क्या आ जाएगा यहाँ पे? n1 एक्स बाई डी इज इक्वल टू n2 एक्स बाई डी प्राइम। एक्स ने एक्स को मार दिया, यहाँ से आप रिलेशन क्या निकालेंगे? यहाँ से आप रिलेशन क्या निकालेंगे कि d डैश बाई डी इज इक्वल टू n2 बाई n1, यानी एपरेंट डेप्थ क्या है हमारे पास? डी प्राइम या डी डैश अपॉन रियल डेप्थ इज इक्वल टू n2 बाई n1। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? यानी अगर हमें n2 पता है, n1 पता है, हमें पता है कि सिक्का कितने नीचे पड़ा है, तो हम ये बता सकते हैं कि हमें दिखेगा वो कितनी गहराई पर। सारी दूरियां, एक बात और ध्यान रखना, सारी दूरियां हमेशा सरफेस से नापी जाती हैं। इनके लिए कुछ चीजें ध्यान रखनी है आपको। क्या चीजें ध्यान रखनी है? कि n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां से रे आ रही है, n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें से रे जा रही है। ये नहीं कि आपको इस तरह से दिया गया है, आपको इस तरह से दिया गया है कि मान लो यहाँ पे कुछ एक सिक्का पड़ा हुआ था, आपको बोल देगा ये वाला n1 है। आप जो आपका बिल्कुल सिंपल सी मानने की तकनीक होती है कि आप ऊपर वाले को n1 मान लो, यहाँ को n2 मान लो, तो आप सवाल गलत कर दोगे। नहीं, n1 वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां से रे आ रही है, तो हमने इसी वजह से n1 इसको माना था और n2 इसको माना था। क्या मेरी बात क्लियर है? तो यहां से रे आ रही है और इसमें रे जा रही है, पहली जहां पे गलती होती है, ठीक है। दूसरी जो हम लोग गहराई लेते हैं वो यहां से नापते हैं, ना कि यहाँ से। मान लो आप कुछ ऑब्जेक्ट जो है, आंख जो है कुछ हाइट पर दे दी गई, तो आपको यहां से नहीं नापना है, अब कहां से नापना है? यहाँ सरफेस से। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि सारी दूरियां हमेशा सरफेस से नापी जाती हैं। क्या चीज? सारी दूरियां सरफेस से नापी जाती हैं, सरफेस से नापी
जाती, हा में अय की मात्रा है, अंक की बिंदी। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? सारी दूरियां सरफेस से नापी जाती हैं। n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से रे आ रही है, n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे रे जा रही है, d डैश हमारी एपरेंट डेप्थ है, d हमारी एक्चुअल डेप्थ है। अगर इतनी बातें क्लियर हैं तब आप इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। पक्का? कोई डाउट? कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है? चलो उतारो इसको। मान लो इसी पे मैं एक छोटा सा सवाल करने को बोलूँगा आपको कि कुछ इस तरह से एक दिया गया है कि हमारे पास एक ये पूल है, तालाब है, एक कुछ भी मान लो इस तरह से, ठीक है, जिसमें जो पानी है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, 4/3, और उसके ऊपर पूरा क्या है, एयर है। अच्छा, यहाँ पर एक मछली तैर रही, मछली वही जल की रानी वाली मछली, ठीक है ना? मेरी ड्राइंग कुछ बहुत ज़्यादा खास तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, ठीक है? तो ये मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, ठीक है? इस तरह से तैर रही है, ठीक है? समझ आ रही है कि मछली है, ठीक। ऊपर मान लो चील तैर रही है, चील बनाना सबसे आसान काम है, कौवा की तरह बना दो इस तरह से, ठीक है? ये चील है आपका, ठीक है? चील है। अब आपसे बोला गया है कि जो मछली है उसकी गहराई जो बोली गई है दैट इज मान लो 30 मीटर, ठीक है? पानी से 30 मीटर नीचे है, बहुत नीचे है, ठीक है? और ये बाज उड़ रहा है या जो चील उड़ रही है ये है पानी से मान लो वाटर सरफेस से कुछ 20 मीटर ऊपर, ठीक है? या इसको 20 कर लो, इसको 30 कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? आपसे बोला गया है कि बताओ बाज को, जो चील है ये आपकी क्या है, ये चील है, ठीक है ना? ये चील है और ये क्या है, मछली है, ये क्या है, मछली है, ठीक? मछली, चील। अच्छा भाई, आपसे बोला गया कि बताओ ये जो मछली है ये चील को कितनी दूरी पर दिखेगी, और वहीं दूसरी तरफ से सवाल बोला गया कि जो बाज है या चील है ये मछली को कितनी दूरी पर दिखेगी। क्या क्वेश्चन समझ आया? कि मतलब इसको, अच्छा इसकी एक्चुअल डेप्थ क्या अगर देखा जाए तो 30 + 20 दोनों एक दूसरे से 50 मीटर दूरी पर हैं, ठीक है? लेकिन क्या ये एक दूसरे को 50 मीटर दूरी पर देख पाएंगे? भाई यहाँ पर तो पानी भरा हुआ है, यहाँ पर तो इस तरह से पानी भरा हुआ है, ठीक है? इस तरह से पानी भरा हुआ है, तो एक्चुअल में तो ये कुछ ऊपर इसको दिखाई देगी और ये ऊपर नीचे कहीं पर भाई दिखाई देगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो एक्चुअल में क्या होगा ये हमें बताना है। क्या मेरी बात क्लियर है? अब वीडियो को पॉज करो और सवाल को ट्राई करो। आपके पास 2 से 3 मिनट है सवाल को पूरा करने के लिए, ठीक है? 3 मिनट में सवाल को करो और फिर देखो सॉल्यूशन। कर लिया क्या? कर लिया? अच्छा भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपने कर लिया। तो अब मैं करता हूँ, देखो ध्यान से। सबसे पहले जब हम ये निकालेंगे कि बाज को चील, सॉरी बाज को चील नहीं, चील को मछली कहां पर दिखाई देगी, इसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। चील को मछली, चील को मैं मछली दिखानी है, तो अगर मैं चील को मछली दिखानी है तो क्या दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, दिखा देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मछली के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 4/3, तो हमें क्या लगाना है कि d'/d इज इक्वल टू n2/n1, ठीक है? हमें इसको दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, ये बात समझ आ रही? तो रे कहां से चलेगी, यहां से चलेगी, यहां से रे चलेगी। तो n1 क्या है, 4/3, तो n1 क्या है, 4/3, और n2 क्या है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इसमें जा रही है। अच्छा, डी क्या है हमारे पास, डी क्या है, जो ऑब्जेक्ट हमें दिखाना है उसकी रियल डेप्थ। तो ऑब्जेक्ट हम कौन सा दिखा रहे हैं, मछली, तो इसकी रियल डेप्थ क्या है, 20 मीटर, तो 20 मीटर, और हमें d' निकालना है। क्या यहां तक बात क्लियर है? क्या यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, और d' की वैल्यू आ गई पाते हैं 15 मीटर, यानी इसको कहां पर दिखेगी, इसको कहां पर दिखेगी, यहां से कुछ दूरी ऊपर, यानी 15 मीटर नीचे। तो इसको कहां पर दिख रही है, यहां कहीं पर दिखेगी 15 मीटर। तो एक्चुअल में इसको कितनी दूरी पर दिखेगी, एक्चुअल दूरी क्या होगी, मतलब चील को मछली कितनी दूरी पर दिखेगी, 30 मीटर वो खुद ऊपर है प्लस 15 मीटर उसको नीचे दिख रही है, यानी 50 की जगह दिखेगी किसकी, कितनी पर, 45 मीटर पर। क्या बात क्लियर है? अच्छा, वही दूसरी तरफ अब हमें दिखानी है मछली को चील, मछली को चील, ठीक है?
मछली को चील दिखाते हैं भाई, आओ दिखाते हैं। तो अब हमें क्या दिखाना है, चील। बात समझे ध्यान से, हमें क्या दिखाना है, चील। तो रे कहाँ से चलेगी, यहाँ से चलेगी। तो n1 क्या है हमारे पास, एयर का यानी 1, n1 क्या हो गया अब 1, यानी हमारे पास क्या फॉर्मूला था, n2 बाई n1 इज इक्वल टू d डैश बाई d, ये फॉर्मूला था। तो अब n2 क्या है, n2 जिसमें जा रही है, यानी जिसमें जा रही है वो क्या है 4/3 अपॉन n1 क्या है, n1 क्या है 1 जहां से आ रही है, ठीक है, इज इक्वल टू d डैश हमें निकालना है, d डैश जहां पर वो दिखेगी अपॉन d की तरह हमारे पास जिस पे वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यानी 30, क्या आ गया यहाँ से d डैश इज इक्वल टू 4/3 इंटू 30 10, यानी d डैश कितना आ गया 40, यानी एक्चुअल में इस वाटर सरफेस से कितना है 30 मीटर पर, लेकिन दिख कहाँ रहा है एक्चुअल में वाटर सरफेस से 40 मीटर पर, नहीं चील इसको कहीं ऊपर दिखेगी, चील इसको कहीं ऊपर दिखेगी। इसका मतलब क्या है, यहां से जो इसको चील दिखेगी कितनी दूरी पर दिखेगी, तो इसको जो चील दिखेगी कितनी दूरी पर दिखेगी, ये 20 पर खुद है, 20 मीटर पर ये खुद है, और इसको 40 पर दिख रही है, 40 पर दिख रही है, यानी 60 मीटर पर दिखेगी। एक्चुअल दूरी देखो दोनों में, एक्चुअल दूरी जो दोनों में है वो है 50, लेकिन इस वाले को, इस चिड़िया को, ये जो मछली है, ये मछली जो है, इस चिड़िया को ये जो मछली है वो दिख रही है 45 पर, और इस मछली को ये चिड़िया दिख रही है 60 पर। देख लो जरा, ये है फिजिक्स का खेल, कितनी ब्यूटीफुल है कि हैं दोनों 50 पर, लेकिन दोनों एक दूसरे को 50 पर नहीं दिखेंगे। ये दिख रहा है इसको 60 पर, और ये दिख रहा है इसको 45 पर। क्या बात समझ आ गई पूरी पूरी, कोई कंफ्यूजन? क्या कर पाए थे खुद, ये क्या कर पाए थे, ये नहीं हुआ तुमसे, हिला थोड़ी सवाल, तोते उड़ गए सवाल में, उड़े नहीं उड़े, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, सवाल कर पाए कि नहीं कर पाए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टास्क की तरफ। अगली जो चर्चा हम इसमें करते हैं दैट इज शिफ्ट फ्रॉम अ स्लैब, दैट इज शिफ्ट फ्रॉम अ स्लैब। शिफ्ट फ्रॉम अ स्लैब, क्या मतलब इसका, कि मान लो ये एक स्लैब है, ठीक है, इससे कुछ दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, मान लो वो आपकी जो एक्चुअल दूरी है दैट इज ओ मान लो या यू मान लो, ठीक है, ये ओ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो एक्चुअल में होगा कि यहाँ कहीं हमारी आंख है, ठीक है, ये हमारी आंख है। अच्छा, यहाँ सबसे पहले क्या होगा, रे चलेगी, ठीक है। अब ये आपकी यहाँ पर रेयर से डेंसर, मान लो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 था, इसका n2 था, या इसका ऐसे मान लो, इसका सिंपल कर लेते थोड़ा सा, इसका 1 मान लो, इसका म्यू मान लो, ठीक है। तो ये हल्की सी झुक जाएगी, ये मान लो आपका नॉर्मल था, नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी झुक जाएगी, और जब झुकेगी तो लगेगा पीछे कहीं से आ रही है, क्या लगेगा, पीछे कहीं से आ रही है। तो मान लो यहाँ कहीं से आती हुई प्रतीत होगी इस वाली सरफेस पर, अभी हम उधर वाली सरफेस पर नहीं जा रहे, अभी यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो हमें लगेगा कि यहाँ कहीं से आ रही है। इसका मतलब क्या है, ये इमेज थोड़ा सा पीछे बनेगी, तो हम मान लेते हैं कि इसकी जो मोटाई है दैट इज टी, और ये जो बनती हुई दिख रही है दैट इज डी डैश, ठीक है। तो आप इसको डी मान लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। ये डी पर रखी हुई, और डी डैश पर हमें इसका जो आभासी प्रतिबिंब है, यानी जो इसकी वर्चुअल इमेज है वो बनती हुई दिखेगी। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम लगाते हैं सिंपल शिफ्ट का फॉर्मूला, डी डैश बाई डी इज इक्वल टू n2 बाई n1, डी डैश बाई डी इज इक्वल टू n2 कितना है, जिसमें रे जा रही दैट इज म्यू, ठीक है, और अपॉन n1 कितना है 1, तो इसमें यहाँ से डी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू इंटू डी, म्यू इंटू डी, तो डी डैश कितना आ गया, म्यू डी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये दूसरी सरफेस पर आ जाओ। जब दूसरी सरफेस पर आ जाएंगे तो यहाँ से जब हम दोबारा हम ये अपना फॉर्मूला लगाएंगे शिफ्ट का, सॉरी जो हमारी अपरेंट डेप्थ का, तो क्या होगा, फिर से देखो ध्यान से, अब जो दूरी होगी, मान लो अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये निकली इस तरह से जा रही थी, ठीक है, तो एक्चुअल में फिर से यहाँ पर हम डालेंगे नॉर्मल, तो अब क्या होगा, ये नॉर्मल से दूर हटेगी तो यहाँ कहीं से आती प्रतीत होगी, ठीक है। तो अब ये मान लो डी डबल डैश है, ये हमारी डी डबल डैश है। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि नोटिस करने वाली बात, कि सारी दूरियां हमेशा सरफेस से नापी जाती है। अब हम इस सरफेस के लिए बात कर रहे हैं, तो हम ये डी डैश जो है यहां से हम लोग टोटल लेंगे, टोटल कितना आएगा हमारे पास, टी प्लस डी डैश, टी प्लस डी डैश। तो हमारे पास जो डी डबल डैश निकालना है, सॉरी कुछ मैंने गड़बड़ लिख दिया, नहीं,
जो हमें यहाँ से नापेंगे, सॉरी डी डबल डैश जो है वो यहाँ से नापेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में हमें क्या करना है, जो डी डैश था वो कहाँ से था, फर्स्ट वाली सरफेस से, लेकिन जो डी डबल डैश नापेंगे वो कहाँ से नापेंगे, सेकंड वाली सरफेस। बात समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि जब डी डैश हमने निकाला था तो हम फर्स्ट वाली सरफेस पर रिफ्रैक्शन कर रहे थे, लेकिन जब डी डबल डैश निकाल रहे हैं तो हम सेकंड वाली सरफेस पर रिफ्रैक्शन कर रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, डी डबल डैश बाई जो एक्चुअल में हमारी इमेज बनती हुई दिख रही है यहाँ से, वो कितनी दूरी पर, यहाँ से तो ये म्यू डी है और ये दूरी प्लस टी, तो म्यू डी प्लस टी, म्यू डी प्लस टी इज इक्वल टू एन टू। एन टू क्या है, अब ये जा रही है एयर में, अब ये कहाँ जा रही है, एयर में, यानी म्यू एन टू हो गया 1, और कहाँ से आ रही थी, म्यू से। बात क्लियर? बात क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा भाई, ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई, क्या आ गया यहाँ से। अच्छा, शिफ्ट क्या होता है एक्चुअली में? शिफ्ट क्या होता है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट रखा था और जो इमेज रखी थी उनके बीच की दूरी क्या, दिस इज कॉल्ड शिफ्ट, दिस इज कॉल्ड शिफ्ट। इसका मतलब क्या है कि हमें जो ये दूरी है d, उसमें से d डबल डैश घटा देना है, d डबल डैश नहीं, d डबल डैश नहीं, ये वाली दूरी घटाना है, d डबल डैश तो अलग है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, शिफ्ट निकालने के लिए इस पर हम क्या कर सकते हैं, ओके 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 ओके, हम ये करेंगे कि ये दूरी हम कितनी निकाल सकते हैं, जो शिफ्ट हुआ है दैट इज ये हमारा d था, ये t था, तो हम कर सकते हैं कि d डबल डैश माइनस टी, ये दूरी हमारी कितनी, d डबल डैश माइनस टी, ये दूरी हमारे पास d डबल डैश माइनस टी। तो हमें आंसर क्या है हमारे पास, जो शिफ्ट आएगी दैट इज इक्वल टू, ये दूरी थी हमारे पास d माइनस d डबल डैश माइनस टी, यानी माइनस माइनस प्लस टी। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या डी डबल डैश की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है? बिल्कुल निकाल ली है। क्या आ जाएगी, डी डबल डैश इज इक्वल टू म्यू डी प्लस टी बाई म्यू, यानी आ गया आपका डी प्लस टी बाई म्यू। रख दो यहाँ पर उठा के, तो एस क्या आ गया हमारे पास, डी माइनस डी डबल डैश की वैल्यू क्या रखी हमने, डी माइनस टी बाई म्यू, और ये वाला प्लस टी, ठीक है। ये डी से ये डी मर गया, यहाँ टी कॉमन निकाल लो, क्या आ जाएगा, टी 1 माइनस 1 बाई म्यू। ये होती है शिफ्ट। क्या ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उस पर डिपेंड कर रही है? नहीं कर रही है। तो हमें एक्चुअल में क्या करना है, याद रखना है कि यहाँ जो शिफ्ट होती है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ, इस बात पर डिपेंड करती है कि जो स्लैब है हमारे पास उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और उसकी मोटाई क्या है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और उसकी मोटाई क्या है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? पक्का? कोई कंफ्यूजन? 100% लॉक कर दिया जाए, चलें आगे। अच्छा चलो उतार लो फिर। तो आई होप यहाँ तक की डिस्कशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब आगे हम लोग लास्ट जो रिफ्रैक्शन का जो मोटा मोटा एक चैप्टर बनता है, यहाँ पर जो मेन बात करते हैं लास्ट है वो है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको TIR बोलते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? ये हमें सीखना है। अच्छा, एक्चुअल में होता क्या है, मान लो हमारे पास एक ये डेंसर मीडियम था, ये हमारा रेरर मीडियम था, ठीक है, और ये नॉर्मल था, ठीक है। हमने यहाँ से एक रे डाली, जाहिर सी बात है क्या होगा वो कि हमारी जो नॉर्मल है इससे दूर की तरफ हटेगी। अब ऐसे समझो, क्या हम अगर इसको पकड़े इस तरह से और इस तरह से थोड़ा पीछे की तरफ खींचने लगे, तो क्या एक पॉइंट ये आएगा जहाँ पर कि हम इसको इतना पीछे कर दें कि ये इस तरह से जाए और इसके बिल्कुल छू करके निकलने लगे। क्या ऐसा एक पॉइंट आएगा? बिल्कुल आएगा। उस पॉइंट पर जो हमारा इंसिडेंट एंगल होता है, जो हमारा इंसिडेंट एंगल होता है, दैट इज क्रिटिकल एंगल। सिंपल सी बात है, कुछ खास बात नहीं है, आप पढ़ते चले आ रहे होंगे कि एट अ पॉइंट वेयर द रिफ्रैक्टेड रे, या बोल सकते हैं रिफ्रैक्शन एंगल, या बोल सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, इज 90 डिग्री, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। अच्छा भाई, ठीक भाई, ये हमारा रेरर मीडियम, सॉरी डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, ये हमारा रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। तो हम बात जानते हैं स्नेल्स लॉ से कि n1 sin I इज इक्वल टू n2 sin R। n1 किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें से रे आ रही है, यानी ND। ये बात आप याद रखोगे ना तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ऊपर ND नीचे ND, ठीक है। तो साइन आई यानी हमें क्रिटिकल एंगल रखना है, साइन C इज इक्वल टू N2 यानी NR, रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और साइन R कितना है, साइन 90 डिग्री।
तो क्या आ गया, साइन सी इज इक्वल टू एन आर बाई एन डी। ये आपको थोड़ा सा याद रखना। अगली बात क्या होती है, अगर हम इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो क्या ये अंदर की तरफ आने लगा, बिल्कुल आता है। और इस तरह से आता है, मान लो हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया तो इस टाइम पे क्या होता है, ये अंदर की तरफ आने लगता है। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सिंपल सी बात है। बात क्लियर है पक्का। तो ये फिनोमिना आपको थोड़े थोड़े से याद रखने हैं। यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली है रिफ्रैक्शन की। अब जो मेन हमें एक चीज़ याद रखनी है रिफ्रैक्शन में, अगली जो चीज़ है दैट इज रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सर्फेसेस। रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सर्फेसेस, तो उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर हम लोग टॉपिक को वाइंड अप कर देंगे। तो स्फेरिकल रिफ्रैक्शन को भी खत्म कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या चीज़, स्फेरिकल रिफ्रैक्शन। आज बड़े दिन बाद मैंने सफ़ेद चौक यूज़ करी। सफ़ेद चौक मुझे मतलब थोड़ा आवाज़ बड़ी करती है ना, महसूस किया होगा जब इस तरह से मैं चलाता हूँ तो आवाज़ बड़ी आती है। इस तरह से मैं सफ़ेद में कम यूज़ करता हूँ, कलरफुल यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो तुम लोग भी जान गए। तो स्फेरिकल रिफ्रैक्शन में क्या होता है एक्चुअली, मान लो हमारे पास एक इस तरह से स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। इधर हमारे पास पूरा ग्लास है, जो भी मान लो इस तरह का, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया हमने n2 है, और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया हमने n1 है, ठीक है। इधर कुछ भी कोई मीडियम है, ठीक है, कुछ भी मीडियम ऐसे मान लिया हमने, ठीक। और ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सेस मान लिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या बोला कि मान लो हमारे पास एक ये ऑब्जेक्ट था जो कि u डिस्टेंस पर रखा हुआ था, और यहाँ से एक रे चली और यहाँ पर जाकर के गिरी। हम जानते हैं कि हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींच सकते हैं, खींच दिया हमने परपेंडिकुलर। अब होगा क्या एक्चुअल में, ये यहाँ से अंदर की तरफ झुक जाएगी, थोड़ा सा झुक जाती है ना, ये बात हमें पता है। तो ये थोड़ा सा हम इसको झुकाते हैं, ज़्यादा नहीं झुकाएंगे तो वरना समझ कम आएगा, ठीक है। तो हमने इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ झुका दिया। अब जाहिर सी बात ये ऐसा लग रहा है कि पीछे कहीं से, पीछे, इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ये आपका ये लगेगा पीछे कहीं से आ रही है, जहाँ से आ रही है वहाँ पे मान लेते हैं इमेज बन रही है, ठीक है। और ये हमारी ओरिजिनल रे थी, ये हमारी ओरिजिनल ओ था, यहाँ पे हमारा इमेज बन रही है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये हमारा एंगल अल्फा है, ये मान लेते हैं बीटा है, और ये मान लेते हैं गामा है, ठीक है। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। इसको मान लिया हाइट h है, ठीक है। ये मान लो पॉइंट P था और ये पॉइंट हमने मान लिया M है, ये C मान लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये दूरी कितनी होगी हमारे पास, r। क्यों, क्योंकि जब भी हम परपेंडिकुलर खींचते हैं सरफेस पे तो हमेशा सेंटर से पास होता है, और सेंटर से पास नहीं होगा तो जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, काम कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी। देखो ध्यान से, एक बात हम ये जानते हैं कि ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस था और ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था। इसका मतलब क्या है, ये और ये, इसका मतलब ये एंगल जो बन रहा होगा दैट इज ऑल्सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर ये एंगल हमारे पास आई है, दिस एंगल इज आई, और दिस एंगल इज आर, दिस एंगल इज ऑल्सो आर, एंड दिस एंगल इज आर, that means we can write firstly इसमें लिखो, देखो ध्यान से, इस वाले में ये इस वाले ट्रायंगल में लिखो, देखो ध्यान से, ये पूरा एंगल कितना है हमारे पास, ये पूरा एंगल आई है, यानी आई को हम लिख सकते हैं, आई इज द एक्सटीरियर एंगल एंड वी कैन राइट आई एज अल्फा प्लस गामा। और दूसरा एंगल हम लेंगे ये इसमें जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है दैट इज आर, तो आर को हम लिख सकते हैं, बीटा प्लस गामा। क्या मेरी बात क्लियर है, अच्छा भाई, ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब एक बात हम ये जानते हैं कि यहाँ पे अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो स्नेल्स लॉ सिंपल क्या आ जाएगा, n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, ठीक है, n2 sin r। अच्छा, तो sin i sin r की वैल्यू रख दो यहाँ पर, क्या आ जाएगा, n1 sin r की i की वैल्यू ये रखी, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू n2 sin r की वैल्यू बीटा प्लस गामा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है। अच्छा, अल्फा बीटा गामा इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज किस तरह से निकालेंगे, अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए ये ट्रायंगल यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस इज h एंड दिस डिस्टेंस इज u, तो h बाई यू। साइन काम कर लेते थोड़ा सा, यहाँ पे हम जा रहे हैं इधर की तरफ जा रही है, इसका मतलब ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, तो यहाँ से इधर की तरफ आएंगे तो ये डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगी, इसका मतलब ये निगेटिव आ जाएगा, इसको हम अल्फा भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली बीटा या tan बीटा
इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू किस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में। तो एक बात मैंने बोली आपसे, आप दूरियां यहाँ से नापे यहाँ से नापे ऑलमोस्ट सेम होंगी, तो इस वजह से मैं इसको मान करके चल रहा हूँ, ठीक है, इसके बराबर। ओके, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास h बाई वी, इसको मान लो v, ठीक है। तो फिर से ये भी आ जाएगा माइनस h बाई वी, और टेन गामा इज इक्वल टू माइनस h बाई दिस डिस्टेंस इज r एंड दिस इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, तो प्लस हो जाएगा, माइनस क्यों कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सारी वैल्यूज पुट कर दो, और यहाँ पे साइन का जो है वो टर्मिनोलॉजी खत्म कर देंगे, क्योंकि एंगल्स काफी छोटे लेते हैं हम लोग, पैराक्सियल रेस की बात करते हैं, याद है मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, n1 अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू n2 बीटा प्लस गामा, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दो, तो n1 अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस एच बाई यू प्लस गामा की वैल्यू क्या है, या इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ऐसा आ जाएगा n1 अल्फा और n2 बीटा को इस तरफ, तो माइनस n2 बीटा इज इक्वल टू, इसको n1 गामा को उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा n2 माइनस n1 इंटू गामा, ठीक है। अब वैल्यूज रख दो, तो n1 अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस एच बाई यू माइनस n2 बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एच बाई वी माइनस n2 माइनस एच बाई वी इज इक्वल टू n2 माइनस n1, और गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, h बाई आर, h मर गया, क्या बचा यहाँ पर, ये पॉजिटिव हो गया, यानी n2 बाई वी, ये हो गया माइनस का माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू, इसको इस तरह से लिख दो, n2 माइनस n1 बाई आर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल रिफ्रैक्शन। जब भी स्फेरिकल रिफ्रैक्शन हो रहा है तो हमारे पास इस तरह की एक टर्मिनोलॉजी बनकर के आती है, किस तरह का एक फॉर्मूला बनकर के आता है, इस तरह का एक सूत्र बनकर के आता है, जिसको हम प्रयोग में लेकर के, जिसका यूज करके लेंसेज में काफी इसको हम लोग हेल्प में ले सकते हैं, ठीक है। तो अब जब हम लोग अगले लेक्चर में लेंस पढ़ेंगे तो वहां पे इसका यूज करने वाले हैं, आप लोग इसको अपने दिमाग में, मगज में रखना, ठीक है, कि किस तरह से हम इसको अप्लाई करते हैं। हमारे पास एक रिफ्रैक्शन स्फेरिकल सरफेस है, जिसमें से n1 आने वाली मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहाँ से रे आ रही है, और n2 वाली मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें से रे जा रही है, v हमारे पास इमेज की डिस्टेंस, u हमारे पास ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, r हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो हम किस तरह से इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, क्या यहाँ तक बात क्लियर है? तो आई होप आज की कन्वर्सेशन आपको समझ आई होगी, जो बात है वो कंप्लीट क्लियर हो गई होगी, और हम मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है। वेट कर लो, सॉरी ये क्लास थोड़ा सा लेट हो गई थी, ठीक है। चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करो अच्छे से। थैंक यू सो मच, बाय।